प्रचंड बहुमत की ये नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहाँ पर चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप इस वक्त एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं इंडिया चाहता है। इंडिया का एक हिस्सा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने चाहा कि मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से, और वो हो चुका है। जी हां, आज बीजेपी या कहें कि एनडीए के विधायक दल की बैठक हुई और उसमें लखनऊ में चुन लिया गया योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। ये प्रोग्राम, ये टेलीकास्ट आप इस वक्त मुंबई से देख रहे हैं। मैं मुंबई में क्यों हूं, यह भी आपको पता लग जाएगा कुछ ही घंटों के बाद। लेकिन यह बहुत जरूरी है आपको बताना कि यहां से करीब 1400 किलोमीटर दूर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में भारी गहमा गहमी है। सुबह से ही पूरे का पूरा लखनऊ जो है, कैपिटल जो है, वो भगवा रंग में रंग दी गई है। बीजेपी के नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर्स, झंडे, बैनर सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तैयारी चल रही है योगी आदित्यनाथ के एक बार फिर से ताजपोशी की। आज शाम को करीब 5 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास इस विधायक दल की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे और सह पर्यवेक्षक के तौर पर रघुवर दास मौजूद थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनकी मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ के नाम का एंडोर्समेंट हो गया। उनके नाम का सबसे पहले प्रस्ताव रखा बीजेपी के सबसे बड़े, सबसे सीनियर विधायक जो हैं सुरेश खन्ना, उन्होंने, और उसके बाद कई लोगों ने अनुमोदन किया उनके इस प्रस्ताव का कि योगी ही मुख्यमंत्री बनने चाहिए। और पूरा लोक भवन जो है, जहां पर ये विधायक दल की बैठक हो रही थी, उसने जोरदार तालियां बजाई। योगी आदित्यनाथ के ताजपोशी का रास्ता साफ हो गया और उसके बाद भाषण हुआ। योगी आदित्यनाथ ने अपने बीते 5 साल के कामकाज को गिनाया और उसके बाद आने वाली चुनौतियों की ओर भी इशारा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कहा कि जो कर्मठता जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है, वो किसी पार्टी में नहीं दिखाई देती। बड़े से बड़ा नेता जमीन पे जाकर, बूथ पे जाकर काम करने को तैयार रहता है और यही बीजेपी की सफलता की कुंजी है। उन्होंने कई जगहों के नेताओं के नाम भी लिए जो मंत्री पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन चुनावों में वो बूथ के लेवल पर जाकर काम कर रहे थे। इन तमाम गहमा गहमी के बीच में आपको बता दूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ ही देर में ऐसी खबर आ रही है हमारे पास कि योगी आदित्यनाथ किसी भी वक्त जाके राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ देर पहले राज्यपाल से मिले थे स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, और उन्होंने जाकर एक चिट्ठी सौंपी है और क्लेम किया है कि हमने योगी आदित्यनाथ को अपना नेता चुन लिया है मुख्यमंत्री के तौर पर, और अब हम नई विधानसभा की कमान चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उस कमान को, उस सरकार को चलाएं। योगी आदित्यनाथ इसके बाद अब राज्यपाल के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। राज्यपाल के दफ्तर में जाके शायद मिलेंगे, जैसा कि हमको बताया जा रहा है, और क्लेम करेंगे कि वो शपथ लेना चाहते हैं। और हो सकता है, जैसा कि सूत्र हमको बता रहे हैं, कि अपने होने वाली मंत्रिपरिषद की सूची भी वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपें, ताकि कल के शपथ ग्रहण में कितने लोगों की शपथ होने वाली है वो तैयारी हो सके। क्योंकि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो होता है वो राजभवन द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये राजभवन को पता होना जरूरी है कि मुख्यमंत्री के साथ कुल कितने लोग शपथ लेने वाले हैं। तो ये सब चीजें क्लियर होगी इस कार्यक्रम के दौरान, जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। इस बीच में आपको बता दूं कि एक सवाल एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों के लिए आज फिर हमारे ट्विटर हैंडल पर डाला है, और वो सवाल ये है जिसके जवाब आपको देने इस कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाएंगे। और सवाल बहुत आसान सा है, और सवाल यही है कि योगी सरकार 2.0 की सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है योगी आदित्यनाथ के लिए। ऑप्शन ए है महंगाई, ऑप्शन बी है बेरोजगारी, और ऑप्शन सी है आवारा पशु, छुट्टा जानवर जिसको कहा गया। क्योंकि कई लोगों ने कैंपेन किया कि छुट्टा जानवर बीजेपी के लिए मुसीबत आ सकता है, खासकर योगी आदित्यनाथ के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं इन चुनावों में। तो इन 3 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है कि सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी योगी सरकार 2.0 की। जवाब हमको भेजिएगा, हम कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे, क्योंकि आपके नतीजे सरकार की दशा दिशा भी तय कर सकते हैं कि किस विषय पर वो सबसे अधिक फोकस करे, ताकि आने वाले 5 सालों में वो जनता का मन मोह सके। क्योंकि 2022 तो जीत लिया, पर 24 की जंग शुरू हुई है।
24 की जंग विपक्ष भी जीतना चाहता होगा, मोदी के विरोधी भी जीतना चाहते होंगे और वो हर वो काम करेंगे जिससे योगी के रास्ते में, मोदी के रास्ते में सवाल खड़े कर सके। ऐसे में क्या होगा ये आपको तय करना है। महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशु, इसके आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा। @ABP न्यूज पर जाकर आप अपने जवाब हमको भेजिएगा। अब आगे योगी सरकार का रोड मैप क्या होने वाला है इन अगले 5 सालों में, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ किसी मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा, बुलडोजर बाबा कहलाए और बुलडोजर के दम पर चुनाव जीत गए। अब क्या अगले 5 साल तक यही कानून व्यवस्था के नाम पर वो बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे? क्या होगा उनका रोड मैप? आइए जानते हैं हमारी इस विशेष स्टोरी में, और उसके बाद मेहमानों के साथ, रिपोर्टर के साथ चर्चा करते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की इस सरकार की नई सरकार गठन के लिए मुझे विधायक दल के नेता के रूप में आज यहां पर चुना गया है। ये एक रस्म अदायगी थी जिसका दिल्ली से आकर गृह मंत्री अमित शाह ने निर्वाह किया। नहीं तो 10 मार्च को ही चुनाव के नतीजे आते ही साफ हो गया था कि फिर एक बार उत्तर प्रदेश में चलेगी बाबा बुलडोजर की सरकार। मुख्यमंत्री तो योगी ही होंगे। ये पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 वर्ष तक कार्य करे और फिर वह पार्टी द्वारा सत्ता में आ जाए। अगर आप लगातार पहले आम चुनाव से लेकर के अब तक देखेंगे तो पहली बार हुआ है। हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। बीजेपी के सबसे सीनियर विधायक सुरेश खन्ना ने योगी आदित्यनाथ का नाम प्रस्तावित किया, जिसका पार्टी के 5 नेताओं ने समर्थन किया और सहयोगी दलों ने भी समर्थन किया। नेता चुने जाने के बाद मुख्यमंत्री योगी जब बोलने आए तो उन्होंने भविष्य का रोड मैप पेश किया। या स्वयं की कोई योजना तो होती नहीं थी, लेकिन केंद्रीय योजनाओं को भी लागू करने में जिसकी भूमिका सबसे पीछे होती थी, जिसके कारण केंद्रीय योजनाएं देश के अंदर कहीं ना कहीं उनके मार्ग में उत्तर प्रदेश एक बैरियर दिखाई देता था। आज उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य के रूप में है उन योजनाओं को लागू करने में, और इसका परिणाम है कि पूरे देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। आज विजय के आनंद के साथ साथ ये संकल्प भी लेकर जाएं कि जो कानून और व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करने का काम 5 साल तक हुआ है, उसमें हम विक्षेप न बनाएं, इसको और सुदृढ़ बनाएं। योगी आदित्यनाथ के नाम पर तो कोई सस्पेंस नहीं था, लेकिन असल सवाल ये है कि इस बार योगी का मंत्रिमंडल कैसा होगा। क्या मंत्रिमंडल की सूरत बदली होगी और इस बार योगी कोई बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। मंत्रियों को लेकर यूपी बीजेपी अभी ज़्यादा पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन एबीपी न्यूज़ को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी 2 डिप्टी सीएम के पुराने कॉम्बिनेशन को बनाए रख सकती है। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को रिपीट किया जा सकता है। इसके अलावा नए चेहरों में असीम अरुण और महेंद्र सिंह को मौका मिल सकता है। उत्तराखंड में शपथ ग्रहण के बाद बुधवार देर रात तक योगी आदित्यनाथ ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ गहन मंथन किया। पिछले काफी दिनों से मंत्रिमंडल पर बीजेपी माथापच्ची कर रही थी। मंत्री पद के तमाम दावेदार अपने फोन पर कान लगाकर बैठे हैं कि पता नहीं कब किस्मत की घंटी बज जाए। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को होने वाले योगी मंत्रिमंडल की शपथ में 46 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस चुनाव में जिस तरह से महिलाओं ने बीजेपी को जबरदस्त समर्थन दिया है, उसके बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बार योगी मंत्रिमंडल में 7 महिलाएं मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। भारत माता। इस चुनाव में बीजेपी को जनता ने न सिर्फ बम्पर जीत दिलाई है, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी पिछली बार से ज्यादा है। लगभग हर वर्ग से बीजेपी को वोट मिला है और जाहिर है मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी देते वक्त भविष्य का ख्याल भी रखा जाएगा। हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने। यूपी की योगी सरकार का ये नया स्लोगन है।
तो क्या ये स्लोगन इशारा है उस बदलाव का जिसकी शुरुआत मंत्रिमंडल से होने वाली है? योगी 2.0 का नया मंत्रिमंडल। लखनऊ से पंकज झा, विकास भदौरिया, अंकित गुप्ता, मनोज्ञा लोईवाल और रणवीर के साथ संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी योगी आदित्यनाथ के लिए और कैसे उस चुनौती से पार पाएंगे, ये बताने के लिए, जानने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वो लोग जो लगातार यूपी की राजनीति पर पकड़ रखते हैं। परिचय कराता हूं। सबसे पहले हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा, हाल ही में विधायक बने शलभ मणि त्रिपाठी मौजूद है। शलभ, स्वागत है आपका एक बार फिर इंडिया चाहता है में। इसके साथ हमारे साथ प्रदीप सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर सीपी राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे राजनीतिक शख्सियत के तौर पर, उनका परिचय कराऊंगा। हमारे साथ शशि शेखर जी जो कि हिंदुस्तान अखबार के प्रधान संपादक हैं, वो भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी शशि जी। इसके अलावा मेरे साथ बैटरी ऑफ रिपोर्टर्स हैं जो लखनऊ के चप्पे चप्पे पर मौजूद है, मेरे सहयोगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से एबीपी न्यूज इस चुनावी कवरेज में आपको सबसे आगे रख पाया है। पंकज झा इकाना स्टेडियम में है, पंकज झा लोक भवन में है बताया जा रहा है मुझे। अखिलेश आनंद इकाना स्टेडियम में है। विकास भदौरिया भी वहीं विधानसभा के बाहर मौजूद है, उसके ठीक सामने बीजेपी का दफ्तर भी है। मनोज्ञा लोईवाल भी मेरे साथ जुड़ने वाली हैं, रणवीर भी हमारे साथ हैं। इन तमाम सहयोगियों के पास बारी बारी से चलेंगे, विशेषज्ञों के पास चलेंगे, लेकिन एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा पहले पंकज आपसे। जब राज्यपाल के पास तमाम विधायकों के लोग गए चिट्ठी सौंपने के लिए, उसमें योगी आदित्यनाथ जी नहीं दिखाई दिए। और ऐसा अमूमन होता नहीं है कि जिसको नेता चुना गया वो चिट्ठी सौंपने ना जाए राज्यपाल को कि मैं सरकार बनाना चाहता हूं। उन तस्वीरों में योगी जी का ना होना क्या वजह है, और क्या इसीलिए उनके जाने की अब चर्चा खबर आ रही है कि वो जा सकते हैं किसी भी वक्त? देखिए, इसमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है सुमित। हालांकि परंपरा ऐसी ही रही है कि खुद जाते हैं जो विधायक दल के नेता चुने जाते हैं, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं और अपने साथ समर्थन वाले विधायकों की और उनके दस्तखत वाले कागज भी सौंपे जाते हैं। लेकिन उससे पहले ही पूरी टीम, जो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, रघुवर दास ने मिलने के बाद कहा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से कि थोड़ी देर बाद योगी आदित्यनाथ भी आएंगे और वो राज्यपाल से मिलेंगे भी। ऐसा हुआ कि अमित शाह को दिल्ली जाना था और योगी आदित्यनाथ उनके साथ निकल पड़े थे उनको छोड़ने के लिए, इसी वजह से वो नहीं जा पाए। थोड़ी देर बाद वो जाएंगे। उससे पहले जो जहां मैं लोक भवन में खड़ा हूं सुमित, वहां पर जब विधायक दल की बैठक थी और वहां जो प्रस्ताव पास किया गया था उसकी एक चिट्ठी जो है वो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उनके सहयोगियों ने सौंप दी है। बिल्कुल, देखा हमने तस्वीरों में चिट्ठी सौंपते हुए जब आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी सौंपी जा रही थी। स्वतंत्र देव सिंह वहां मौजूद थे, वहां पर रघुवर दास मौजूद हैं, वहां पर राधा मोहन सिंह मौजूद हैं, आशीष पटेल हैं, संजय निषाद हैं। अब विकास, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अब तो ये साफ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शको शुबा नहीं बचा कि योगी जी की नेतृत्व में योगी 2.0 की शुरुआत हो रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि कल कौन कौन शपथ लेगा, कितने लोग शपथ लेने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि पिछली बार की तरह क्या इस बार भी डिप्टी सीएम होंगे, तो कितने होंगे? क्या जानकारी इंडिया चाहता है कि दर्शकों को आप एक्सक्लूसिव दे सकते हैं? विकास। बिल्कुल सुमित, उससे पहले जो पंकज झा से सवाल पूछा था मैं उसमें थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूं। आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, उस समय जब एनडीए की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री के संसदीय दल के नेता के तौर पर वो दावा पेश करने नहीं गए थे, बल्कि एनडीए के तमाम नेता वो पत्र लेके राष्ट्रपति के पास गए थे और उसके बाद सरकार का गठन हुआ था। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि सहयोगी दल राज्यपाल के पास पत्र लेके समर्थन का गए हैं। जरूरी नहीं है कि विधायक दल के नेता वहां मौजूद रहे। अब आपने जो सवाल पूछा वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए, जो पुराना फॉर्मूला था उसी पर सरकार बनने जा रही है। 2 डिप्टी सीएम होंगे। नए डिप्टी सीएम नए जुड़ने की जो संभावना है वो ना के बराबर है। हमारे सूत्रों ने एकदम स्पष्ट तौर पे बताया था, और अब नहीं, जब बहुत सारे संशय चल रहे थे तमाम मीडिया हाउसेस में, तब हमने ये खबर दिखाई थी कि केशव मौर्य फिर से डिप्टी सीएम बनेंगे और केशव मौर्य फिर से कैबिनेट में शामिल होंगे। थोड़े बहुत बदलाव कैबिनेट के भीतर होंगे, क्योंकि सरकार इस बार जो बनाई जा रही है वो इस तरह से बनाई जा रही है कि वो 2024 की जो चुनाव, लोकसभा चुनाव है, उसकी तैयारी भी आज से शुरू कर दी जाए। और इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व देने के लिए
अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ पुराने लोगों को हटाया जाएगा और नए मंत्री उनकी जगह शामिल किए जाएंगे। साथ ही 70 साल से ज़्यादा आयु वर्ग के मंत्री इस बार नहीं लिए जाएंगे। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप वरिष्ठ नेताओं को उनके मान और सम्मान के मद्देनजर इस मंत्रिमंडल में ज़रूर रखा जाएगा। जो मैक्सिमम मंत्रिमंडल होगा 45 से 55 आयु वर्ग के लिए होगा। इसी से आप समझ लीजिए कि कितने युवाओं को तरजीह दी जा रही है। महिलाओं का बड़ी तादाद में वोट मिला है इस बार, इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। 7 महिला मंत्री कम से कम इस मंत्रिमंडल में हिस्सा होंगी। योगी जी खुद ही युवा हैं, इसीलिए युवाओं के द्वारा सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। और ये तो हम सब जानते ही हैं कि जितने लोग अपनी हम उम्र के होते हैं, अपनी उम्र के आसपास के होते हैं, अपने से छोटे होते हैं, तो काम करना करवाना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन आपने ये बिल्कुल ठीक बताया विकास, मेरी जानकारी भी यही है कि जो सीनियर लोग हैं उनके भी मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाएगा। प्रदीप सिंह जी मेरे साथ हैं, शशि शेखर जी मेरे साथ हैं, सीपी राय हैं, शलभ मणि त्रिपाठी हैं। शलभ, मेरा पहला सवाल आपसे, क्या आप भी कल जा रहे हैं इकाना स्टेडियम शपथ लेने के लिए? कोई प्रस्ताव, कोई फोन, कोई जानकारी? शपथ देखने जरूर जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हमारे मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, सरकार का गठन होगा। हम सबके लिए बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि आप जानते हैं कि करीब 3 दशक बाद ये रिकॉर्ड टूटा है कि कोई सरकार। शलभ सॉरी, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ जी पहुंच गए हैं, योगी आदित्यनाथ जी राजभवन पहुंच गए हैं, गवर्नर हाउस आनंदीबेन पटेल से मिलने। तस्वीरें इस वक्त आप सीधे देख पा रहे हैं। शलभ, मैं लौटूंगा आपके पास। इंडिया चाहता है, बड़ी खबर, जैसा कि हमने कहा कि वो जाने वाले राज्यपाल से मिलने। अब चिट्ठी अब ये तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। योगी आदित्यनाथ का कारों का काफिला राजभवन में एंटर कर चुका है, तस्वीरों में देखा आपने। और अब वो जाके राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। पहले नहीं गए थे क्योंकि वो प्रोटोकॉल के तहत गृह मंत्री को उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट चले गए थे। अमित शाह को वापस जाना था। अमित शाह आए थे पर्यवेक्षक के तौर पर लखनऊ में विधायक दल की नेता की बैठक को चेयर करने के लिए। अमित शाह जा चुके हैं, योगी आदित्यनाथ राजभवन से निकले हैं, सीधे राज्यपाल के पास गए हैं और अब जाके वो अपना दावा, अपना क्लेम करेंगे सरकार बनाने का। ये तस्वीरें सीधे लखनऊ राजभवन से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम लखनऊ में इस वक्त चल रहा है, ये तस्वीरें वहीं की हैं। शलभ, नाउ यू कैन कंटिन्यू, आप अपनी बात कह सकते हैं। तस्वीरें लगातार चलती रहेंगी स्क्रीन के ऊपर। शलभ, बताइए कौन कौन लोग शपथ ले रहा है? शलभ, आप रिपोर्टर भी रह चुके हैं और हम सबकी उत्सुकता यही रहती है, सबसे पहले न्यूज ब्रेक करनी है। देखिए आज ब्रेक कराने की जिम्मेदारी आपने पंकज झा और विकास भदौरिया जी को दे रखी है। आज जो है आपने उनको कह रखा है, वो रिपोर्टर के तौर पे फील्ड में है और बहुत अनुभवी लोग हैं। तो इस सवाल का जवाब बेहतर होगा कि पंकज और विकास दें। मैं तो जिस भूमिका में, आपने जिस भूमिका में मुझे भेजा, उस भूमिका में आज मैं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और ये कहा कि हमारी चुनौती सिर्फ ये होगी कि हमने पिछली सरकार में जो काम किया है उससे और बेहतर काम कैसे करें। और वाकई उत्तर प्रदेश की जनता ने जितना आशीर्वाद दिया है, योगी आदित्यनाथ जी पर जितना भरोसा जताया है, जितना समर्थन दिया है, हम अपनी जवाबदेही से वाकिफ हैं। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता ने बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया और मुख्यमंत्री जी भी इस बात से वाकिफ हैं। और इसीलिए हमारी जो चुनौती है सबसे बड़ी वो ये है कि पिछला 5 साल जितना शानदार गुजरा है उससे भी ज्यादा शानदार अगला 5 साल गुजरे, उत्तर प्रदेश की जनता को यह महसूस हो। और आप यकीन करिए कि जिस शिद्दत के साथ, जिस भाव के साथ पूरी सरकार का गठन हो रहा है, आज हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी यहां पर था, माननीय अमित शाह जी भी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। और भावुक क्षण था हम सबके लिए, क्योंकि एक रिकॉर्ड ब्रेक हुआ उत्तर प्रदेश में। एक परंपरा थी, एक परिपाटी थी, लोग मानते नहीं थे कि सरकार रिपीट होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता का बार बार अभिनंदन है, कोटि कोटि अभिनंदन है कि उन्होंने प्रचंड समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को, योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह जी को। और आज दोबारा से यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल शलभ, आप रहिए मेरे साथ। अभय दुबे भी जुड़ गए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ में मेरे सहयोगी अजय दुबे जो कि राजभवन पे मौजूद है, हमारे रिपोर्टर। उनसे एक अपडेट ले लेते हैं, राजभवन में क्या कुछ होने वाला है। अजय, क्या होने वाला है? मुख्यमंत्री पहुंचे हैं राजभवन राज्यपाल से मिलने। देखिए, जिस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन के साथी बीजेपी के मुख्य नेता, तमाम जो मुख्यमंत्री रहे वो लोग पहुंचे थे, जो दस्तावेज थे उनकी तरफ से गठबंधन के दल के वो दिए। अब जबकि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, संवैधानिक प्रक्रिया जिसके तहत तमाम जो यहाँ पर लोक भवन में हमने घटनाक्रम देखा, उसको पूरा करने के लिए विधायकों के समर्थन का पत्र देने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। दिखा दें आपको राजभवन का ये दरवाजा, गेट नंबर 2, जिसमें अभी अभी प्रवेश किया है मुख्यमंत्री ने। जिस तरीके से पूरा लोक भवन में घटनाक्रम हुआ,
उनके नाम का प्रस्ताव, उसे पास कराया, विधायकों का पूरा जो समर्थन था वो उन्हें मिला। उस पत्र को लेकर पहुंचे हैं राजभवन में राज्यपाल के पास मुलाकात करने के लिए। और अब इस पूरी प्रक्रिया के बाद कल जो शपथ का सिलसिला है वो स्पष्ट हो जाएगा। राजभवन में जिस तरीके से ये लेटर है लेकर पहुंचेंगे और उसके बाद जब स्वीकृति मिल जाएगी राज्यपाल की, तो कल जो शपथ है उसकी प्रक्रिया देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण बात मैं एक दिखाता चलूं सुमित, अगर 1 मिनट आप मुझे दें, ये वो पूरी प्रक्रिया होगी और जो कल की शपथ है उसकी तैयारी का रंग राजभवन के सामने से ही देखने को मिल रहा है। राजेश जी, बिल्कुल अजय, हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों को, आप अपडेट करते रहिएगा। आप रहिए मौजूद, ये तस्वीरें स्क्रीन पर लगातार चल रही हैं क्योंकि अब उस तस्वीर का इंतजार है जब महामहिम के साथ मुख्यमंत्री, नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री वहां पर होंगे, जब उनसे बातचीत कर रहे होंगे। उन तस्वीरों का हमको इंतजार है। एक अब जानकारी ले लेते हैं, तमाम बड़े लोग मेरे साथ मौजूद हैं। शशि शेखर जी, इस सरकार के लिए सवाल मेरा बहुत सीधा सा है, सिंपल सा है, लेकिन जवाब शायद बहुत मुश्किल हो सकता है। इस सरकार के लिए 24 भी जीतना है और 27 तक परफॉर्म भी करना है। सबसे बड़ा काम क्या होगा और क्या करेंगे योगी आदित्यनाथ, आपको क्या लगता है शशि जी? मुझे सुमित 3 बातें लगती हैं। उन्होंने 3 बड़े मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा था। पहला मुद्दा उनका था लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर को जस का तस मेंटेन करना, उसको आगे बढ़ाना, ये अपने आप में एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि उत्तर प्रदेश आसान प्रदेश नहीं है, बहुत बड़ा प्रदेश है। दूसरी बात, इस बार उनको महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट दिया और उन्होंने तमाम वायदे नौकरी, महिलाओं और उनसे जुड़े हुए किए थे। तो रोजगार, महिलाएं और युवाओं के कल्याण को उनको आगे रखकर चलना ही चलना होगा क्योंकि सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर अगला चुनाव नहीं जीता जा सकता, वो रिजल्ट देना होगा। और तीसरी बात, उत्तर प्रदेश इस समय इन 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश में तेजी से काम हुआ, तो उत्तर प्रदेश में एक तेज दौड़ने की छटपटाहट में महसूस करता रहा चुनाव यात्राओं के दौरान भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि 5 वर्ष ये सरकार काम करती है तो क्या उत्तर प्रदेश बीमारू प्रदेश के अभिशाप से मुक्त हो सकेगा? ये 3 सवाल हैं जो योगी की आदमकद छवि को इस समय उनके सामने खड़े हैं और योगी ने पहले जो चुनौतियां निपटी, अब उसके आगे योगी 2 के ये 3 सबसे बड़े मुद्दे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा समअप किया शशि जी। मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूं सॉरी के साथ। तस्वीरें ताज़ा आ गई राजभवन के अंदर से। राजभवन की तस्वीरें लगातार हमारे सामने आती जा रही। राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके करीब घंटे भर पहले ये देखिए योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं और राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। महामहिम राज्यपाल को गुलदस्ता भेंट किया, अपनी तरफ से शुक्रिया अदा किया, उनसे मिलने गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर और शायद यहीं पर कल के शपथ ग्रहण कार्यक्रम की आखिरी रूपरेखा तैयार होगी, तय होगी और उससे पता लगेगा कि कल कितने लोग शपथ लेने वाले हैं। ये तस्वीरें देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं। चिट्ठी सौंप दी है मुख्यमंत्री के हाथ से, कागज है, दस्तावेज है जो राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल को दिया गया है और इसी में वो दावा है, इसी में वो ताकत है कि मेरे पास नंबर है, मेरे पास वो आंकड़ा है जो किसी और के पास यूपी की विधानसभा में नहीं है। और साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी इन तस्वीरों में हमको दिखाई दे रहे हैं। राज्यपाल मौजूद हैं, राज्यपाल स्वतंत्र देव सिंह से वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को मिली है। मुख्यमंत्री ने विधायक दल का नेता होने के नाते न सिर्फ बीजेपी के बल्कि सहयोगी दलों के भी, यानी एनडीए का नेता है वो, जिसमें निषाद पार्टी भी है, जिसमें अपना दल एस भी है, वो समर्थन की चिट्ठी सौंपी है, नंबर दिए, क्लेम किया है कि मेरे पास 403 की विधानसभा में 202 से ज्यादा नंबर है, यानी करीब करीब 275 नंबर है और मैं दावा करता हूं कि मैं सरकार को बनाऊंगा, सरकार चला के दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीरें और मुख्यमंत्री के चेहरे पर खुशी, संतुष्टि, एक जीत का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता है योगी आदित्यनाथ की भाव भंगिमाओं में। प्रदीप सिंह जी, ये हंसी, ये मुस्कुराहट तो ठीक है, आपने बड़ा चुनाव लड़ा, चलिए मैं आता हूं प्रदीप जी, एक बार पंकज जी से अपडेट ले लेते हैं। पंकज, क्या ताजा अपडेट है वहां से आपके पास? पंकज, देखिए, मैं जैसा कह रहा था सुमित पहले भी कि खुद ही ये तय हुआ था कि अमित शाह को छोड़ने के बाद योगी जाएंगे और योगी पहुंच भी गए हैं राजभवन में
और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि जो समर्थन करने वाले जो विधायक हैं उनके नाम और उनके सिग्नेचर वाली चिट्ठी योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या मंत्रिमंडल की लिस्ट जो सूची कही जाती है, जिसको लेकर के विधायकों में, नेताओं में बड़ा वो है कि कौन बन रहा है उनके इलाके से मंत्री, क्या कहीं उन्हीं का नंबर तो नहीं है जो आप शलभ सुबह पूछ रहे थे? ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं मिल रही है कि वो लिस्ट भी, वो सूची भी उन्होंने राज्यपाल को दी है। इस तरह की कोई जानकारी नहीं है सुमित। पर अमूमन ऐसा होता है पंकज, क्योंकि राजभवन आयोजित करता है शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को, तो जो नेता होता है जिसको शपथ लेनी होती है वो बताता है कि मेरे साथ 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 50 लोग शपथ लेंगे। अब देखिए तस्वीरों में देखिए योगी जी बाहर निकल रहे हैं चिट्ठी देकर, सौंप कर। ये जानना बहुत जरूरी है पंकज, विकास, अखिलेश, अजय जो वहां मौजूद है, मनोज्ञा, क्या आप पता करें कि क्या उन्होंने ये कहा है कि उनके साथ कितने लोग शपथ लेने वाले हैं? क्योंकि पिछली बार हमको याद है 5 साल पहले, और ये मैं सवाल के तौर पर प्रदीप सिंह जी के पास जा रहा हूं, कि विधायक दल की बैठक के बाद ही ये तय हो गया था कि एक मुख्यमंत्री होगा और 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, और तभी केशव मौर्य और दिनेश शर्मा का नाम साफ हो चुका था, और ये भी तय था कि शपथ कम से कम 3 आदमी की तो होने जा रही है। लेकिन आज ये साफ नहीं हुआ है। प्रदीप जी क्या कहना चाहेंगे, क्या है इस बार डिप्टी सीएम की नहीं है, या अभी तक अंडर द रैप्स है? नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है, मेरा अनुमान है, या कहें कि मेरा जो आकलन है उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए। 2017 में परिस्थितियां अलग, तब योगी आदित्यनाथ को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं, इसलिए 2 सहायकों की जरूरत। अब मुझे नहीं लगता कि जो है उनको इस तरह के सहायकों की जरूरत। होता यह है कि ऐसे में एक पैरेलल पावर सेंटर बन जाता है, उसका नुकसान ज्यादा होता है, फायदा कम होता है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद नहीं, लेकिन बीजेपी में क्या होगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा जो एक संकेतक होता है कि जब सब लोग कहें कि ऐसा होगा, तो अक्सर बीजेपी में देखा जाता है कि वो नहीं होता है। तो इसलिए मैं डिप्टी सीएम के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन सरकार बनने के बाद अभी जो आप बात कर रहे थे, आपने सवाल भी, आपने पैरेलल पावर सेंटर कहा, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे प्रदीप जी, आपकी इजाजत से, पैरेलल पावर सेंटर बनने की बात आपने की, तो क्या यही सबसे बड़ी चुनौती भी होगी कि इस बार अपने तमाम सहयोगियों को, साथियों को पैरेलल पावर सेंटर बनने दिए बगैर सरकार को सफलतापूर्वक चलाना है? ये भी चुनौतियों में एक है क्या? आप इशारा समझ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस चुनौती को तो इस मैंडेट ने खत्म कर दिया। पिछली बार ये था कि कहा जाता था कि योगी आदित्यनाथ के लिए मैंडेट नहीं था। हाँ। मैंडेट जो है प्राइम मिनिस्टर के नाम पर आया था, उनको अपॉइंट किया गया, पार्टी ने उनको जो है सिलेक्ट किया। ये मैंडेट योगी आदित्यनाथ का है, तो इसलिए वो इशू तो मेरे हिसाब से खत्म हो गया कि कोई ये दावा करेगा कि ये मैंडेट उनका है या नहीं, तो वो इशू सेटल हो चुका है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी डिप्टी सीएम की अब जरूरत नहीं है, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं मालूम है। एक संकेत और, आज जो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा, तो केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को पूर्व उप मुख्यमंत्री कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय तक, या बल्कि अभी तक, दोनों डिप्टी सीएम हैं। मैं बीच में आपको टोक रहा हूं प्रदीप जी, आपकी बात को लेकिन समअप करते हुए कि मोदी के उपयोगी हैं योगी आदित्यनाथ 24 के लिए। अपने सहयोगी के पास, रणवीर के पास चलता हूं, अपने घर पहुंच चुके हैं योगी आदित्यनाथ सीएम आवास में। क्या बता सकते हैं रणवीर वहां से आप? देखिए बिल्कुल सामने 5KD है जहां मुख्यमंत्री रहते हैं, और अभी अभी उनका काफिला अंदर जा रहा है। मुख्यमंत्री राजभवन से निकले और सीधा अपने घर पहुंचे, और जरा इस सड़क को देखिए, बिल्कुल लग रहा है यहाँ दिवाली है। दोनों तरफ झालर सजाए गए हैं, और मुख्यमंत्री अभी जब गृह मंत्री अमित शाह को एयरपोर्ट छोड़ने के बाद राजभवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की, और उसके बाद यहाँ पर अपने 5KD स्थित आवास पे आए हैं, जिसके आसपास पूरा सड़क सजाई गई है। तो फिलहाल आज का जो कार्यक्रम था वो इसी के साथ समाप्त होता है। स्वतंत्र देव सिंह जी जो राजभवन उनके साथ गए थे वो भी संभवतः थे उनके साथ में, और यहाँ पूरा काफिला अंदर गया। तो आज का कार्यक्रम खत्म। अब कल सुबह 10 बजे इसी 5KD में वो सारे लोग जो शपथ लेने वाले हैं वो आएंगे, उनकी चाय की पार्टी होगी, मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होगी, और शाम 4 बजे वही सभी लोग मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले हैं। जी
बिल्कुल रणवीर, लखनऊ जो है वो किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ नजर आ रहा है। आपके कैमरे के द्वारा भेजी गई तस्वीरों में साफ समझ में आ रहा है कि लखनऊ में इस वक्त सेलिब्रेशन का, उत्सव का माहौल है और ये माहौल कल पीक पर होने वाला है, क्योंकि कल ये उत्सव का सबसे बड़ा दिन है। शाम को 4 बजे कल लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिया गया है, उसमें शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होना है। इकाना से मेरे सहयोगी अखिलेश आनंदी मौजूद है। अखिलेश, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन एक क्विक अपडेट अभय दुबे मैं आपसे लेना चाहता हूं। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमने 3 ऑप्शन दिए जनता के सामने, महंगाई, बेरोजगारी और आवारा पशु। या आपको लगता है कि कोई और चुनौती आने वाली है योगी के पास इस 2.0 उनकी सरकार नंबर 2 में? देखिए, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने ये है कि महंगाई और बेरोजगारी, अगर इन दोनों समस्याओं को कुछ वो नरम कर पाए। देखिए, अमित शाह का भाषण याद कीजिए, उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, इसलिए अब निवेश आना शुरू होगा। याद कीजिए, उन्होंने कहा था अब निवेश आना शुरू होगा, निवेश आएगा तो राजस्व बढ़ेगा और उससे उत्तर प्रदेश की प्रगति होगी और वो उसकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों चीजें, ये सारी चीजें, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब आपस में जुड़ा हुआ है। अगर आदित्यनाथ जी की सरकार इस काम को कर पाई तो उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत कल्याण होगा। चुनाव जीते जाते रहते हैं, बहुत से लोग चुनाव जीत चुके हैं, कई बार चुनाव जीत चुके हैं, और आदित्यनाथ जी ने और इतिहास भी बनाया है चुनाव जीतने में। लेकिन अगर वो महंगाई, बेरोजगारी ठीक कर पाए, उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य है उसको उससे निकाल पाए और उसको कुछ आगे बढ़ा पाए, तो ये उनका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये जो आप कह रहे हैं बीमारू की स्थिति से प्रदेश को निकाल पाए, और शायद इसीलिए कल बहुत बड़ी संख्या में शपथ ग्रहण समारोह में देश के जाने माने बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी न्योता दिया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से, राजभवन की तरफ से, और वो बड़ी संख्या में आ भी रहे हैं। मेरे सहयोगियों ने जो मुझे रिपोर्ट भेजी है, जो लखनऊ में हमारे तमाम रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं कल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। अखिलेश आनंद इकाना स्टेडियम में है। अखिलेश, मैं जानता हूं कि अभी रात है, आपके पीछे स्टेडियम में सब खाली होगा, लेकिन आप क्या दिखा सकते हैं, क्या तैयारी अखिलेश वहां पे? नहीं सुमित, खाली कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर रात में भी चहल पहल नजर आ रही है और पास में तो ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही है। अगर कैमरामैन कैमरे को इधर लेकर आ सके मेरे सहयोगी, तो मैं दिखाना भी आपको चाहूंगा। इकाना स्टेडियम का मुख्य द्वार है और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जबरदस्त भीड़ नजर आ रही है। आने जाने वालों का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ देखिए कुछ तो ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ मैं अगर आपको दिखा सकूं, यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी चाक चौबंद है और ये देखिए, ये आवाज आप सुन पा रहे होंगे। मैं जानने की कोशिश करता हूँ ये लोग कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? अर्जुनगंज लखनऊ। ये ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच गए। बुंदेलखंड यूपी से, उरई से आए हैं हम। बहुत उत्साहित हैं कल के प्रोग्राम को लेकर। बीजेपी की टोपी पहन ली आपने, बीजेपी वाली टोपी, मोदी के लिए, मोदी होगी। कहाँ से आए आप लोग? बुंदेलखंड से आया हूँ मैं। डौड़िया खेड़ा से प्रधान रहा हूँ अभी तक। न्याय पंचायत में डौड़िया खेड़ा सुशासन के नाम पे भाजपा आई है। तो शपथ ग्रहण, एक मिनट रुक जाइए। शपथ ग्रहण तो कल है, आज रात भर इधर ही रहेंगे क्या? रात भर यहीं रहेंगे। ऐसा उत्साह का दिन कभी आएगा नहीं दोबारा। अगले साल फिर 5 साल बाद आएगा। सर, उत्तर प्रदेश में हम लोग को एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी मिले हैं कि हम इस समय में इस चेहरे को जो मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, हम लोग बहुत उत्साहित हैं। सुमित, आप कह रहे थे कि यहाँ पर सन्नाटा होगा, लेकिन जरा आप देखिए किस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जश्न का माहौल नजर आ रहा है और लोग तो मुझे यहाँ तक कह रहे हैं कि पूरी रात यहाँ गुजारने वाले हैं। अखिलेश, मुझे लगा तैयार है, अखिलेश इंतजार करेंगे जी। मुझे लगा कि आप इकाना स्टेडियम के अंदर हैं, तो अंदर के लोग शायद पहुंचे नहीं होंगे क्योंकि अंदर प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, एसपीजी वगैरह लग जाती है तो आम लोगों को आने में दिक्कत होती है। पर आप तो स्टेडियम के गेट पर मौजूद थे और जो माहौल आपने दिखाया वो माहौल तो दिन भर में हम नहीं देख पाए थे। शानदार अखिलेश, हम आपके रहेंगे। मैं मनोकिया के पास भी चलूंगा, सीपी राय साहब भी मौजूद हैं। एक अपडेट मनोकिया से ले लेते हैं। बीजेपी दफ्तर में मनोकिया लोईवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं, जो बीते करीब 6 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही हैं और जितना ट्रैवल मनोकिया ने किया है इस चुनाव कवरेज के दौरान वो किसी रिपोर्टर ने किया है। और मैं डंके की चोट पर इस बात का कह सकता हूं, इतना जानकारी शायद ही किसी के पास हो जितना मनोकिया के पास है। मनोकिया, सबसे बड़ी चुनौती भी बताइएगा और वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, आप क्या देख पा रही हैं बीजेपी दफ्तर में? सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी योगी के लिए?
देखिए, सबसे बड़ी चुनौती होगी पिछली बार से बेहतर काम करना। क्या योगी 2.0 तैयारी कर रहा है मोदी 3.0 की? बीजेपी की एक खासियत है, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, और यही पार्टी का हमेशा ट्रेंड रहा है, खास तौर से जब से अमित शाह और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की बागडोर अपने अंदाज में संभाली है। 2014, 2019 और अब क्या 2024 की तैयारी उत्तर प्रदेश से ही होगी, यही देखना सबसे दिलचस्प होगा। और जैसा प्रदीप जी कह रहे थे कि ये पिछली बार से बड़ा मैंडेट है, डिप्टी सीएम होंगे या नहीं, ये भी एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड है पार्टी की तरफ से, मैं कहूंगी। और दूसरी बात कि आज अगर सड़कों पर कुछ है तो इकाना स्टेडियम के सामने पूरी तरह से जोश और जश्न, तो यहाँ पर लखनऊ की सड़कों पर जाम लगा है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट इतना ज्यादा है आज और कल होने वाला है, जिसकी तैयारी लखनऊ के लोग रोड डाइवर्जन से कर रहे हैं। लेकिन क्या ये डाइवर्जन अब आने वाले दिनों के राजनीतिक डाइवर्जन को भी दिखा रहा है? क्योंकि पार्टी में जैसे 10 मार्च को रिजल्ट आया और 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए कैंपेन कर रहे थे, तो उसी तरह ठीक इस बार भी जैसे ही कल शपथ ग्रहण होगा उसके बाद 100 दिन के काम पर लग जाएगी बीजेपी। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खाका तैयार है। अगले 100 दिन में क्या काम होगा, कैसे होगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, देखिए इन सब की उत्सव का तैयारी माहौल है। और ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बनने का दिन भी है, उत्सव मनाने का दिन भी है, ये सेलिब्रेशन जरूरी भी है। इन लोगों ने इतनी मेहनत जो की थी उसका नतीजा जब सामने आया है, तो जब आदमी अच्छे नंबरों से पास होता है तो उस दिन तो अच्छे पकवान खाता है, अच्छे से डांस करता है, अच्छे गाने सुनता है, अच्छे बैंड बजाता है। वो तस्वीरें इकाना स्टेडियम से अखिलेश हमको भेजी रहे हैं। लेकिन सीपी राय साहब, अब थोड़ा सा संजीदा होते हुए मैं आपसे जानना चाहता हूं, योगी जी की चुनौतियों के बारे में हमने बहुत बात की, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि विपक्ष के पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि वो इस योगी 2.0 का मुकाबला कर सके? विपक्ष के पास कोई रणनीति होगी या होनी चाहिए या बनती हुई दिखाई देगी आपको? सुमित, पहले तो योगी आदित्यनाथ जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बधाई इस नई जीत के लिए और योगी जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए। मेरे छोटे भाई चलमणि त्रिपाठी बैठे हुए हैं, इन्होंने विजय हासिल की है, मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और शुभकामना देना चाहता हूं कि भी मंत्री बने। हम लोग ये चाहेंगे, हम लोग बहुत पुराने साथी हैं। दूसरी बात, एक सवाल बीच में छूट गया था, आप कुछ चीज पूछ रहे थे टेक्निकल क्या होता है। आपने जो दृश्य दिखाया, आपने देखा कि योगी जी ने एक चिट्ठी सौंपी राज्यपाल जी को और राज्यपाल ने फिर एक चिट्ठी सौंपी योगी जी को। ये दोनों साथ होता है। योगी जी को उन्होंने चिट्ठी सौंपा कि मैं आपको मुख्यमंत्री नियुक्त करती हूँ। इन्होंने अपना आवेदन पेश किया कि मेरे साथ इतना बहुमत है और मैं सरकार बनाने का दावा पेश करता हूँ। फिर राज्यपाल एक चिट्ठी सौंपते हैं कि ठीक है, मैं आपके दावे को स्वीकार करता हूं और आपको मुख्यमंत्री नियुक्त करता हूं और अपने शपथ ग्रहण के बारे में आप सूचित करें। अब इसके बाद एक चिट्ठी जाएगी जिसमें शपथ ग्रहण का समय क्या लिखा होगा, राज्यपाल को बताया जाएगा और साथ में मंत्रिमंडल की पूरी सूची होगी कि हमारे साथ इतने लोग मंत्री बनेंगे। एक तो जो चीजें छूट गई तो उसका जवाब तो ये रहा जो पहले छूट गया था। जहां तक आपने सवाल पूछा विपक्ष का, विपक्ष इस बार भी अपनी लड़ाई में धारदार अपनी लड़ाई को नहीं बना पाया। विपक्ष में मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल बन के उभरा। यह सच है कि उसने 47 सीट से, चूंकि 1 to 1 आमने सामने इलेक्शन हो गया, तीसरी चौथी पार्टियां किनारे लग गई अपने अपने कारणों से, इसलिए एक दूसरे के खिलाफ जो वोट था वो वोट कहीं न कहीं एक दूसरे को मिला। कुछ भाजपा से वोट निकाल करके सपा को मिला और कुछ बसपा और कांग्रेस का वोट भाजपा को मिला, जिससे कि भाजपा का वोट परसेंटेज 2.5% बढ़ गया और सपा का वोट परसेंटेज बढ़ा और सपा 47 से बढ़ करके 125 सीट पर पहुंच गए अपने गठबंधन के साथ में। लेकिन जो धारदार हमला, जो राजनीतिक चुनौती देना चाहिए था, उसका अभाव इस बार भी दिखलाई पड़ा। अब अखिलेश ने एक अच्छा निर्णय जरूर लिया है कि लोकसभा से इस्तीफा देकर के उन्होंने लखनऊ में रहने का फैसला किया है। देखना यह है कि लखनऊ में वो क्या भूमिका अदा करते हैं और किस संजीदगी के साथ एक वैचारिक प्रोग्राम धरातल बना करके, विचारों के आधार पर कसौटी पर कस करके, वैकल्पिक कार्यक्रम दे करके, शैडो गवर्नमेंट बना करके किस तरह सरकार के चुनाव में चुनौती पेश करते हैं, इसके लिए हमको थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा। बड़ी बात कर रहे हैं। एलओपी का पद लेना पड़ेगा, शैडो गवर्नमेंट बना के दिखानी पड़ेगी और सरकार के मुद्दों को घेरने के लिए तैयारी पूरी करनी होगी। रिसर्च, होमवर्क, सहयोगियों की जरूरत पड़ेगी। अखिलेश कितना सहयोग लेते हैं अपनी दूसरी पार्टियों का या नहीं लेते हैं, ये भी रणनीति का हिस्सा होने वाला है। लेकिन इन सबके बीच में पंकज झा, ये तो 5 साल में हम बहस करते रहेंगे। पंकज जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, कौन कौन मंत्री बन रहा है? आपके पास सबसे पहले जानकारी आती है लखनऊ की खबरों की, बताइए, नाम बताइए आज।
लाइव टीवी पर इंडिया जानना चाहता है। सुमित, मैं चाहूंगा ये जो बार बार जिक्र हो रहा है कि नाम क्या होता है, तो बीजेपी जैसा प्रदीप सिंह कह रहे थे ना कि बड़े चौंकाने वाले होते हैं। अब किसने इस बात की कल्पना की थी कि गुजरात में इस तरीके से पूरी की पूरी कैबिनेट ही बदल जाएगी और मुख्यमंत्री भी किसी और को बना दिया जाएगा जिनकी चर्चा तक नहीं थी। मैं कुछ नाम जिसके बारे में पता चला है कि पुराने अनुभवी चेहरे हैं, उनको लिया भी जाएगा। जो इन लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन किया था उनमें से अधिकतर चेहरे यहाँ पर लाए जाएंगे, कुछ प्रोफेशनल्स भी लाए जाएंगे, लेकिन मैं पक्के तौर पर अभी नहीं कह सकता कि फलाना चेहरा इस मंत्रिमंडल में होगा ही होगा। क्या डॉक्टर्स होंगे, क्या तमाम ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी रिटायरमेंट लेके चुनाव लड़े वो होंगे कि नहीं होंगे? आईपीएस भी हैं, पुलिस सेवा वाले लोग भी हैं, कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ वकील भी हैं, कुछ एमबीए भी इस बार चुनाव जीते हैं। तो इस बार शैक्षणिक योग्यता का ध्यान रखा जाएगा क्या पंकज? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जो खुद कहते रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी, जब आप याद करिए बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में कहा था, सबसे बड़ा तो एक सामाजिक समीकरण का होगा। जिस तरीके से यूपी में एक बहुत मजबूत सामाजिक समीकरण बीजेपी ने अपने साथ रख लिया है, जिसकी वजह से उसकी स्थिति अपराजय जैसी हो गई है, तो वो आपको चेहरा उसमें दिखेगा। 2024 के चुनाव में क्या उसे चाहिए, वैसे चेहरे होंगे। हम जिस असीम अरुण या राजेश्वर सिंह की बात कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ चेहरे होंगे। हमने देखा बरेली में 3-3 डॉक्टर जो हैं वो बीजेपी के विधायक बने हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स, एमबीए, ये लोग होंगे। पुराने अनुभवी नेता जैसे सुरेश खन्ना हो गए, इस तरीके के भी चेहरे, या सुप्रताप शाही, इस तरह के भी होंगे। कुछ जायंट किलर जो हैं जिन्होंने बड़े बड़े चेहरों को हराया है, उनको भी इस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा हो रही है। आखिरी लिस्ट में क्या है ये मैं नहीं कह सकता। जी, तो बिल्कुल विकास भदौरिया ने हमको बताया लगातार कि 7 के आसपास महिला होंगी, करीब कुछ 46-47 लोग शपथ ले सकते हैं। पंकज झा ने उन 46-47 लोगों का स्वरूप क्या होगा वो समझाने की कोशिश की। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। रिपोर्टर्स को कहूंगा नजर बना के रखें, अभी आपके लिए रात खत्म नहीं हुई है। केवल इंडिया चाहता है कि कार्यक्रम खत्म हुआ है, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरें चल रही हैं और आप लोग खबर ब्रेक करते रहिए, बताते रहिए। सब जानना चाहते हैं डिप्टी सीएम के बारे में, सब जानना चाहते हैं पोर्टफोलियोज के बारे में। आपका काम अभी और बचा हुआ है दोस्तों। तो इंडिया चाहता है कि फाइनल सेगमेंट में आप आ गए हैं और अब बारी है आज के पोल के नतीजे आपको दिखाने की कि ट्विटर पोल पर क्या कहा गया है। हमारा आज का सवाल जो हमने आपसे पूछा था कि योगी सरकार 2.0 के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है। पहला ऑप्शन था महंगाई, जिसको 29% लोगों ने कहा। दूसरा ऑप्शन था बेरोजगारी, जिसको 53% लोगों ने वोट किया। और तीसरा ऑप्शन था आवारा पशु, जिसको 18% लोगों ने वोट किया। सबसे ज्यादा बेरोजगारी को वोट मिले हैं 53% लोग। तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि बेरोजगारी की समस्या जो है वो योगी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इसका मतलब साफ है कि अगर योगी, जैसा कि आज भाषण में अमित शाह ने कहा कि हम यूपी में निवेश लेकर आएंगे क्योंकि यहां पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति साफ हुई है, ठीक हुई है, तो अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है, निवेश आता है, तो ये बेरोजगारी भी दूर हो सकती है और बहुत से लोग जो अभी परेशान हैं नौकरी के बाद, कोरोना के बाद नौकरियों को लेकर, वो संतुष्ट हो सकते हैं। तो आज मेरे साथ इंडिया चाहता है, मैं यहां मुंबई से इस बड़ी कवरेज में इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे जरूर देखिएगा आइडियाज ऑफ इंडिया। ये एक बड़ी समिट है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी देश के एक साथ एक मंच पर इकट्ठा होंगे। 2 दिनों तक एबीपी नेटवर्क के इस मंच पर विमर्श होगा, चर्चा होगी, जानकारी होगी कि आखिरकार भारत को आगे ले जाने के लिए किस तरीके के और आइडियाज की जरूरत है। तो हमारे साथ कल सुबह 10 बजे जुड़िएगा आइडियाज ऑफ इंडिया समिट में, यहां पर एबीपी न्यूज पर। लेकिन आपको बता दूं इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है और abplive.com पर लगातार 2 दिन तक आप पूरी समिट आप लाइव देख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो चला ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जरूर देखिए मास्टर स्ट्रोक रूबिका लियाकत के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।